नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे हर घर को बिजली पहुंचाने के दावे की राजस्थान सरकार की हकीकत, और साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे बूंद बूंद पानी के इंतजाम में छतरपुर के लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। आंदोलन के बीच किसानों की आत्महत्या जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी से किया इनकार। बुआई के लिए महाराष्ट्र सरकार देगी आर्थिक मदद। गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लक्ष्य में पिछड़ा राजस्थान। परियोजनाओं की धीमी रफ्तार, खंबे लगे पर नहीं पहुंची बिजली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में घोर जल संकट। पाठापुर में पानी के लिए तरसते आदिवासी। पहाड़ों से रिसने वाले पानी ही अकेला सहारा। और राजधानी बनने की महंगी कीमत चुका रहा है रांची। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हुआ शहर। बेतरतीब विकास से बिगड़ा मौसम। ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों के अंदर 3 किसानों की खुदकुशी का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार आज भी कर्ज माफी के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ये भी खबर है कि व्यापारियों के साथ किसानों का संघर्ष भी बढ़ गया है और मंगलवार को 265 मंडियों में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल अलग अलग मंदसौर के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार से भोपाल में 72 घंटे के सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं। कौन रोक सकता है अगर एक इंसान अकेले जाना चाहता है? ये हिटलर शाही है कि क्या है? अगर 144 लगा है तो जो शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि जब तक शांति का वातावरण नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा, तो क्यों उपवास से उठ गए? या तो यहाँ शांति नहीं है और या तो वो ढोंग था। आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। राज्य में 3 किसानों के आत्महत्या की खबरें 24 घंटे के भीतर सामने आईं। विदिशा के शमशाबाद में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर जान दे दी। होशंगाबाद के सिवनी मालवा में 68 साल के माखनलाल नाम के किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीहोर जिले के रेहटी गांव में 52 साल के दुलीचंद ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। कुछ बैंक का था, कुछ गांव के था। अच्छा। बैंक का लगभग मतलब 4 लाख के समथिंग, गांव में देना था 2-1 लाख। और मूंग फसल कुछ हुई नहीं है, सब सूख गई थी। उधर झारखंड और महाराष्ट्र से भी किसानों के आत्महत्या की खबरें हैं। अकोला के किसान जयप्रकाश खरोले ने जहर खाकर और रांची के कमलेश्वर महतो ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। केसीसी लोन लिए थे 40,000 रुपया, 40,000 से 60,000 रुपया हो गए। इनका पत्नी पैसा कुछ कमा के वापस करने गई तो बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि हम एक मुश्त पैसा जमा करेंगे, आधा पैसा नहीं लेंगे। तो उनका पति इसी में बहुत दबाव में थे। 1 जून को आंदोलन शुरू होने के बाद से मध्य प्रदेश में 4 और महाराष्ट्र में 11 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। इस बीच कर्ज माफी की घोषणा करने वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 31 लाख किसानों को बुआई के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके तहत हर किसान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी का सवाल नहीं उठता। मंदसौर से रविंद्र सिंह शोरान के साथ ग्राउंड रिपोर्ट टीम। और सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रविंद्र शेरौन के पास, जो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे हैं। रविंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उपवास भी किया, कई तरह के ऐलान भी किए, राहत की भी बात कही, लेकिन किसानों का असंतोष खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्यों 24 घंटे में 3 आत्महत्याओं की खबर सामने आ रही है? जी अमृता, बात केवल 3 आत्महत्याओं की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का जो अगर 2010 के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से जानकारी दूं मैं आपको, तो करीब 5,500 किसान जो हैं इस प्रदेश में 2010 के बाद से आत्महत्या कर चुके हैं।
इस पिछले 2 बरस में करीब 450 किसानों ने आत्महत्या की है। अब सरकार का जब ये सवाल सरकार से पूछा जाता है कि आखिर इन आत्महत्याओं का कारण क्या है, तो सरकार लगातार, चाहे वो संसद हो चाहे संसद के बाहर पत्रकार सम्मेलन हो, सरकार की तरफ से यही बात बार बार कही जाती है कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो कृषि की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक कारणों की वजह से कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें अमृता वो आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है जो कि जिस किसान के पास जमीन नहीं है। अब बहुत सारे किसान जो हिंदुस्तान में हैं वो दूसरे की जमीन को पट्टे पे लेके और उस पे खेती करते हैं, तो उस किसान का अभी तक इस पूरे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो अकाउंट है उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन असंतोष बढ़ता क्यों जा रहा है? 70% किसान जो है वो कर्ज के बोझ के तले दब। जी देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक सिर्फ कोरी घोषणाएं की गई हैं, लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि उनकी सरकार में किसान हितों के लिए जो काम हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। इसके ठीक विपरीत किसान संगठनों का मानना है। उनका कहना है कि इस बार जो यहाँ की पैदावार है वो बहुत अच्छी पैदावार है, लेकिन बावजूद उसके किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब जो गैप है घोषणाओं में और क्रियान्वयन में वो इतना भारी है कि किसान उसको झेल नहीं पा रहा है। लेकिन रविंद्र, हमने तो ये भी सुना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उस पर अगर खरीद को आपराधिक घोषित करने की बात सामने आई है, और हमने ये भी सुना कि मंडियां जो आज थी वो पूरे इलाकों में बंद रही, 265 मंडियों का कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से किसानों की ये मांग थी कि अगर कोई एमएसपी पे हमारे फसल को नहीं खरीदता है, हमारे सामान को नहीं खरीदता है, तो उसे आपराधिक घोषित किया जाए। वो तो सरकार ने पूरा किया, बावजूद इसके किसानों और व्यापारियों के बीच संघर्ष और मंडियों के ठप होने की खबर क्यों आ रही है? जी देखिए, किसान नेताओं का मानना है कि ये भी सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, जिससे कि पूरा का पूरा जो मीडिया का ध्यान है वो मुख्य मुद्दा जो है उससे ध्यान हटा करके और उन चीजों की तरफ लेके जाया जाए जो असलियत में मुद्दे हैं ही नहीं। जो सरकार ने घोषणा की है कि आपराधिक मामला दर्ज होगा अगर किसी व्यापारी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जो अगर खरीदारी की है, तो व्यापारियों का कहना है कि ये बात संभव ही नहीं है, क्योंकि कई बार माल जो सामान जो किसान लेके आता है उसकी क्वालिटी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, और सरकार जो है आज तक स्थिति में नहीं आई है कि सारे सामान, सारा जो उत्पादन होता है उसको खरीद पाए। ऐसी स्थिति में किसान का जो माल है वो खरीदने का जिम्मेदारी आखिर में आ जाती है व्यापारी पर। अगर व्यापारी भी उस सामान को उस दाम पे इसलिए नहीं खरीद पाता है कि उसकी जो गुणवत्ता है वो उस लेवल की नहीं होती है कि उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, जबकि जो पुराने कानून हैं उन कानून के तहत इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, ये घोषणा जो की गई है और जो सरकार ने उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, उन दोनों में भी एक बड़ा भारी अंतर है। साथ ही साथ एक कैश जो है, नकदी का जो मामला है, नकदी देने की एक बात है, वो भी व्यापारियों को कहीं ना कहीं खटक रही है, क्योंकि आयकर विभाग का एक अलग नोटिस है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि 50% नकदी देना पड़ेगी। ये दोनों में बड़ी डायकॉटमी है, क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश है कि केवल 10,000 रुपया किसान को नकद दिया जा सकता है और बाकी का चेक के माध्यम से एक तरफ कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात सरकारें कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए कैश देने की भी बात कर रही है, किसानों की मांग पूरी करने की बात भी सरकार कर रही है। लेकिन सच ये है कि किसानों की जो मांग है, अगर एमएसपी पे ही खरीद करनी है तो सरकार अपनी तरफ से खरीद कर देती है, अगर व्यापारी नहीं कर रहे हैं वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और कुल मिलाकर किसानों के लिए कैच 22 की सिचुएशन है। ऐसे में किसान फंसे हुए हैं, व्यापारियों से भी संघर्ष चल रहा है, सरकार से भी संघर्ष चल रहा है, और अभी तक इसका कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र शिरोन हमसे बातचीत करने के लिए। अगली खबर राजस्थान से है। जी हाँ, अगर आपने कभी ये मुहावरा सुना हो तो ये राजस्थान सरकार पर एकदम फिट बैठता है, लग्गी से पानी पिलाना। लग्गी से पानी पिलाने की जो मुहावरा है वो राजस्थान सरकार के बिजली विभाग पर खास तौर से एकदम ठीक बैठता है, क्योंकि बिजली विभाग जो घोषणाएं कर रहा है हर घर में बिजली पहुंचाने का, वो असल में हकीकत में किस रूप में लोगों को पहुंच रहा है, उसकी मिसाल जैसलमेर में हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने घर घर जाकर देखने की कोशिश की और पेश की रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले का गांव रनाऊ। 6 महीने पहले इस पिछड़े गांव में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली के खंभे लगाए गए। कच्चे मकान में रहने वाली 4 बच्चों की मां मकिया बिजली आने की आस में खुश थी। कुछ दिनों बाद बिजली का मीटर भी लग गया, लेकिन अब तक उनके घर में बिजली नहीं पहुंची। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के किसी प्रतिनिधि ने ना तो मकिया के घर की सुध ली, ना ही रनाऊ गांव की।
क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत की लाइट लगा के लाइट नहीं आती है। 5 महीने हो गया मीटर लगाया? मीटर लगा के हम पड़े थे, खंबा गिर गया, लाइट नहीं आती है। वहाँ से किनारा करके बुआ जावे। बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पर पोल तो लग गए लेकिन अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को रात दिन परेशानी होती रहती है। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों के हालात रनाऊ जैसे ही हैं। जहां बिजली पहुंची है वहां बिजली कटौती से आलम बुरा है। यहाँ खंबे वंबे सब लगा दिए हैं। यहाँ बिजली दिन भर कटौती रहती है, दिन में आती नहीं है, रात में 2 से 4 आती है और यही परेशानी चल रही है। गर्मी आते ही ये परेशानी चालू हो जाती है। बटू बिजली नहीं है, परीक्षा साथ पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ते हैं। लाइट बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि भौगोलिक हालात के कारण कई गांवों में बिजली पहुंचाना बहुत खर्चीला है। कुछ गांवों में गिनती के ही घर हैं, वहां हर घर में कनेक्शन देने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब किसी जगह पे 3-4 किलोमीटर की लाइन खींचेगी और वहाँ 5 कनेक्शन आएंगे तो मेरा खर्चा तो बहुत हो गया ना। तो मुझे उससे स्ट्रगल करना पड़ता है। इसकी ब्याज जो है भरनी पड़ती है। उस ब्याज को जो है टैरिफ से कम, तो टैरिफ बढ़ेगा। अब बिजली की दर बहुत बढ़ जाएगी तो भी कोई कनेक्शन नहीं लेगा। देश के कई राज्यों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2019 तक हर गांव और घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन राजस्थान की मौजूदा सूरत से साफ है कि कागजी दावों और ज़मीनी हकीकत में फासला आज भी बरकरार है। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों के कई गांव ऐसे हैं जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिजली उपलब्ध है, लेकिन उन गांवों में कभी बिजली पहुंची ही नहीं। कई गांव ऐसे भी हैं जहां बिजली पहुंची मगर बिजली कटौती 20-20 घंटे तक होती है। ऐसे में ग्रामीण विद्युतीकरण की तमाम योजनाएं बेमानी साबित होती हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए प्रणव गोस्वामी, जोधपुर। तो जैसलमेर के मकिया के घर पर रोशनी नहीं हो सकी। हालांकि राजस्थान सरकार का दावा है कि सितंबर 2018 से पहले तक वो राज्य के हर घर में रोशनी पहुंचा देगी। आइए देखते हैं उसके दावे और हकीकत में कितना अंतर है। राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 12वें चरण के लिए 1400 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली थी। 13वें चरण के लिए 2800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 13वें चरण में 20 लाख से ज़्यादा घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि अब तक 12वें चरण का ही काम पूरा नहीं हुआ है। फिर भी सरकार का दावा है कि सितंबर 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मैं समझता हूं कि बीपीएल और एपीएल मिला के राजस्थान में 20 से 22 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन हम देने जा रहे हैं और कुछ तो 12 फेज़ का काम तो मतलब बहुत ज़ोरों में चल रहा है। मुझे उम्मीद है आने वाले 2-3 महीने में हम इसको पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। कुछ ऐसे सर्कल्स है जहां हमने मतलब टेंडर प्रोसेस में कोर्ट्स में चले गए, देरी से चालू हुए, उसमें ज़रूर अविलंब हुआ है। पर आने वाले मतलब 2018 सितंबर से पहले अपने दोनों कार्यों को हम पूरा करेंगे। जिन दूर दराज के गाँव में इक्के दुक्के घर हैं वहाँ सोलर सिस्टम के जरिए बिजली कनेक्शन देने की योजना है। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी देने का ऐलान किया है, लेकिन ये सब्सिडी लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने की शिकायतें आम हैं। स्टैंड लोन सोलर लगा रहे हैं हम। यहाँ सोलर है, सोलर अपने पैसे से लगाए हैं, कोई किसी ने मदद नहीं किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत के समय राजस्थान के 43,000 गाँवों में से 497 में बिजली नहीं थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत मार्च 2017 तक 429 गाँवों में बिजली पहुंचा दी गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बाकी बचे 68 गांवों में अब कोई आबादी नहीं है, यानी सरकार का दावा तकरीबन 100% गांवों में बिजली पहुंचा देने का है। ग्रामीण घर की बात करें तो करीब 91 लाख घरों में से 30 लाख बिजली से महरूम थे। इनमें से करीब 21 लाख यानी 70% घरों तक बिजली पहुंचा देने का वादा किया गया है। अब जो है उदय योजना में 60,000 करोड़ जो है वो ले लिया, 20,000 करोड़ हमारे पास रह गया है। उसका मॉरिटोरियम है 3 साल का। तो हमारे पास चैलेंज ये है कि वी शुड इम्प्रूव द डिस्कॉम्स एफिशिएंसी सो एज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। राजस्थान में बिजली कंपनियां घाटे में हैं। उदय योजना के बाद राज्य सरकार की आर्थिक मदद से कंपनियों की देनदारी कम हुई है, मगर बिजली कनेक्शन के लिए
गरीबों तक सब्सिडी नहीं पहुंची और दूर दराज के कम आबादी वाले गांवों तक तार नहीं बिछाए गए तो विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। सरकारी वादे के मुताबिक मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस समय सीमा तक हर घर तक बिजली पहुंचे ये सपना मुकम्मल हो जाए ऐसा मुश्किल लगता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रणव गोस्वामी, जयपुर। और अब आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी के पास, जो इलाके का दौरा करके लौटे हैं। किस तरह की परेशानियां प्रणव वहां पर सामने आ रही हैं? क्यों 100% गाँव तक, आपने जैसा अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी भी 100% गाँव तक अगर बिजली पहुंच जाए ये सपना मुकम्मल होना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल है ये? देखिए अमृता जी, मुश्किल इस रूप में है कि जैसे आपने लग्गी से पानी पीने की कहावत अभी आपने कही, दरअसल कागज़ों पर सब कुछ बहुत बेहतर लगता है कि बिजली हर गांव में पहुंच गई। आंकड़े भी बताते हैं कि सिर्फ एक गांव बच गया है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिसमें बिजली नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर हम जाएं तो बिजली के खंभे लगना यानी उस गांव को इलेक्ट्रीफाइड मान लिया जाता है, जबकि हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए गाँव राजस्थान में अकेला जैसलमेर जिला जो है वो इतना क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा है कि वहाँ आबादी घनत्व बहुत कम है। तो कई ऐसी ढानियाँ, वहाँ पर ढानियाँ कहते हैं, ऐसी जगह जो गांव से भी छोटा हो जाए, इक्के दुक्के घर हैं। इन घरों में, कुछ घरों में तार बिछाना उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा रहती है और डिस्कॉम कंपनियों की ये दलील है कि वो अभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए वो हर ऐसी जगह पर जहाँ पर इक्के दुक्के घर है वहाँ तक वो बिजली कनेक्शन देने में फिलहाल वो असमर्थ। लेकिन जैसलमेर के जिस गांव में आप घूम कर आए, क्या वो वैसी ही ढाणी थी जहां इक्का दुक्का घर था, या फिर प्रॉपर गांव था जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई? क्या ये जो डिस्कॉम कंपनियां दावा कर रही हैं वो सही कर रही हैं, या फिर आपकी रिपोर्ट में कुछ और बात सामने आई है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका दावा है कि हम सिर्फ वहाँ नहीं पहुँचा पाए जहाँ पर बहुत दूर दराज के गाँव या आदिवासी इलाकों में जहाँ थोड़े से घर है। लेकिन जिस गाँव में मैं गया, रनाऊ गाँव, वो एक अच्छी खासी आबादी वाला गांव था, वहाँ बिजली के मीटर भी लग गए थे। इसके बावजूद भी वहाँ पर बिजली पहुंची, वहाँ पर 6 में से बिजली नहीं पहुंची। उनका ये कहना है सरकार का कि अब हम सब्सिडी दे रहे हैं कनेक्शन के लिए भी। वो दावा भी ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वो नहीं पहुंच सकते वह सोलर सिस्टम लगाने की बात की है। सोलर सिस्टम एक घर में लगने में 11,000 रुपये खर्च होते हैं। सरकार का कहना है कि हम 10,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं और गरीब लोग 1,000 रुपये किसी तरह से वो बिजली अगर चाहिए तो वो कर सकते हैं। वो दावा भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जो लोगों से बात की, 11,000 रुपये जिन लोगों के घरों में सोलर सिस्टम था वो भी पूरा पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया। यानी वो सब्सिडी वाला दावा भी पूरी तरह से वो सच नहीं है। और आगे 2018 तक सबको पता है कि चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2018 तक अपना लक्ष्य, अपने संकल्प को कैसे पूरा करेगी सरकार, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमें बता रहे थे कि इस चुनौती से पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसी के साथ अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सत्रह जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव। उम्मीदवारों को लेकर सरगर्मियां तेज। कौन होगा देश का 14वां राष्ट्रपति? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं देश में जल संकट की। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में पाठापुर गांव, जहां पर आज भी आदिवासी इलाकों में लोगों को पहाड़ों से रिसते पानी पर ही निर्भर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आइए देखते हैं वहां के लोग पानी के इंतजाम के लिए किस तरह से जान को जोखिम में लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में पड़ने वाले बुंदेलखंड की। पथरीले इलाके में पानी तलाश रही जिंदगी। छतरपुर जिले के आदिवासी गांव पाठापुर के निवासियों की यही नियति है। पहाड़ी चट्टानों और पेड़ों की जड़ों से टपकते पानी को भरने के लिए यहाँ के लोग जोखिम भरा सफर तय करते हैं। महिलाएं, बच्चे और युवा सैकड़ों मीटर नीचे उतरते हैं। चट्टानों से रिसते पानी को भरने के लिए घंटों बर्तन का बोझ सहते हैं और फिर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई चढ़कर अपने घरों की ओर चलते हैं।
पथरीले रास्तों से गुजरते वक्त हमेशा सैकड़ों फीट की गहराई में गिरने का खतरा भी बना रहता है। पानी की समस्या सर बहुत कठिन है। यहाँ पानी के लिए कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। वो पानी भरने के लिए, एक पात्र भरने के लिए सर यहाँ 2-3 घंटा का समय लग जाता है। पाठापुर में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन ये सूना पड़ा रहता है, इसलिए कि बच्चे परिवार का गला तर करने के लिए पानी ढोने में लगे रहते हैं। शिक्षकों का दिन भी इसी में गुजरता है। इसी कारण यहाँ ब्याह कर आई महिलाएं अपनी तकदीर को कोसने को मजबूर हैं। पानी की समस्या जाने में 4 घंटे लगते हैं और अगर पाँव फिसल जाए तो मौत के सिवा कुछ नहीं मिल रहे हैं। ये कम से कम 100 साल पहले ही से हैं, जब से पीढ़ी ते बसी है तब से यही हाल है। सब बच्चे सब पानी में लगी रात, सब हल्के बड्डे सब लगी रात, वही पानी भरी में लगी रात, सो इसे पढ़ भी नहीं जा पा रहे हैं। गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ की चढ़ाई ही अकेला रास्ता है। सड़क नहीं होने से प्रशासन भी स्थानीय लोगों के लिए पानी का इंतजाम करने में खुद को असमर्थ पाता है। स्थायी समाधान ये है कि एक बार हम बात करते हैं राजस्व मंत्री जी से, यदि जगह मिल जाए तो पूरे के पूरे गांव को कुछ आर्थिक सहायता दे के नीचे कहीं शिफ्ट किया जाए तो मुझे लगता है स्थायी समाधान इसमें हो सकता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी मध्य प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड में कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों का दिन पानी की तलाश से शुरू होता है और पानी पर ही खत्म हो जाता है। इसी कारण यहां से युवा पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। छतरपुर के पाठापुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रांची कभी अपने खुशनुमा माहौल और मौसम के लिए जाना जाता था। बिहार में रहते हुए रांची को वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा हासिल था, लेकिन वहां पर हुए अनियोजित विकास की वजह से न सिर्फ मौसम बदला बल्कि माहौल भी बिगड़ चुका है। रांची की धुमसा टोली, बहु बाजार प्रगति पथ का ये तालाब कभी पानी से लबालब रहता था, लेकिन आज खेल का मैदान बन चुका है। आसपास कभी खेत थे, पर आज कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। सिरम टोली से कांटा टोली के रास्ते में किनारे बड़े बड़े छाप वाले पेड़ हुआ करते थे, लेकिन राजधानी बनने के बाद पेड़ों को काटकर सड़क को चौड़ा किया गया। इस बेतरतीब विकास से न सिर्फ जल स्तर नीचे पहुंचा है, बल्कि मौसम का मिजाज भी बिगड़ गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हल्का सा गर्मी पड़ता था तो तुरंत बारिश होने स्टार्ट हो जाता था। तो शाम में किसी भी 2-4 दिन के बाद हल्का भी गर्म हुआ, चौथा दिन 5वां दिन बारिश होना ही होना है। फिराइलाल से कचहरी के भी 9 तालाब थे, उसमें 1 तालाब दिखते हैं सिर्फ, हमारे वसुंधरा तालाब, और बाकी सारे तालाब को खा गए और उसमें कंक्रीट के जाल बिछा दिए। रांची के आसपास जो खाली जगह और खेत खलियान हुआ करते थे वो भी खत्म हो गए हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र जोन्हा, सीता हंड्रू और दशम फॉल्स में सिर्फ गड्ढों में ही पानी बचा है। यहाँ पे जोन्हा बड़ा मैंने क्या बोलते प्रसिद्ध स्थान है, हम लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे तो पानी ही नहीं है अभी, तो हम लोग को भी मजा नहीं आ रहा है देखने में। वाहनों के दबाव और बढ़ती आबादी के कारण वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है। पहले गर्मी में भी शाम के वक्त हल्की ठंड का एहसास होता था। आज उसी शहर में कूलर और एसी के बिना रहना मुश्किल है। रांची में जहां पहले आज़ादी के समय 42% जंगल का कवर था, आज मुश्किल 17 से 22 पे आ गया है। ऐसे भी देखा जाए तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के चपेट में भी है। आप देखिए कि पानी बारिश बहुत कम हो रही है, जो बारिश होती है रांची के बाहर हो जा रही है, ग्रीन बेल्ट में, रांची में नहीं हो रहा है। शहर में सभी तरफ जमीन को पक्का करने से बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता। रांची के आसपास के क्षेत्रों में जंगल भी कम हो गए हैं। जिस तरह से शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, ऐसे में लोगों को डर है कि आने वाले सालों में रांची सिर्फ कंक्रीट का जंगल ही न रह जाए। कभी खुशनुमा मौसम के चलते झारखंड के अधिकांश लोग रांची में ही बसना पसंद करते थे, लेकिन अब बढ़ते तापमान और पानी की समस्या की वजह से यहाँ के लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। रांची से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
किसानों के जीवन में गंभीर समस्या को लेकर आज पूरे देश में बहस हो रही है, लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार के लिए देश में आज़ादी के बाद किस तरह के कानून बने, आइए देखते हैं इतिहास की नज़र से। आजादी के तुरंत बाद कृषि संकट का जिक्र करते हुए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन खेती नहीं। इसी भावना के अनुरूप भारत सरकार ने खेती के विकास और किसानों की आर्थिक हालत में सुधार के गंभीर प्रयास शुरू किए। इनमें एक भूमि सुधार कार्यक्रम था। सरकार ने भूमि जोत की अधिकतम सीमा तय करने और चकबंदी जैसे फैसले किए। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। 1960 का दशक हरित क्रांति के लिए याद रखा जाता है। साल 2006 में दूसरी हरित क्रांति की संकल्पना सामने आई। और आइए आपको दिखाते हैं झाबुआ जिले के घावलिया गांव की कहानी, जहां मजदूरों ने अपना स्वार्थ छोड़कर गांव की भलाई के लिए काम किया। अपने गांव से मोहब्बत की मिसाल हैं ये मजदूर गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में काम करते थे, लेकिन जब उन्हें अपने गांव में कुआं खोदे जाने की खबर मिली तो लौट आए। अहमदाबाद और सूरत में उन्हें 400 से 500 रुपए रोजाना मिलते थे, लेकिन कुआं खोदने के काम में उन्हें सिर्फ 167 रुपए की दिहाड़ी ही मिली। गुजरात में सब 400-500 रुपए रोज मिलता है। वो मजदूरी छोड़कर हमने हमारे घर परिवार लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं और यहाँ घर का काम करने के लिए। और हमारे गाय ढोर सब पहले प्यासे ही मर गए, इसलिए ऐसी समस्या देख के साहब हमने कुआं मंजूर करवा कर हम कुआं खुदवा रहे। गांव वालों ने इस विकास का बदलाव हो रहा है, विकास के प्रति आस्था हो रही है। गांव में योजना के प्रति भी उनको विश्वास हो रहा है कि हमारे गांव में ही शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही, हम यहाँ ही करेंगे तो अन्य गुजरात जाना और अन्य जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। झाबुआ जिला एक दशक से भीषण जल संकट से जूझ रहा है। महिलाओं को 5 किलोमीटर से भी दूर से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में ये समस्या और विकराल हो जाती है। 2-4 मटके पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तब गांव से पलायन के मामले बढ़ जाते हैं। जैसे ही उनको फोन पे बताया कि अपने गांव में कुआं स्वीकृत हो गया है, बड़ा सरपंच साहब ने कुआं मंजूर करा दिया है, आप थोड़े दिन के लिए सब लोग चले आओ। वो इतनी सहायता से 2-3 दिन के अंदर सारे परिवार तुरंत घवलिया आ गए। मनरेगा के जरिए खोदे गए इस कुएं से गांव वालों ने सालों साल तक अपनी प्यास बुझने की उम्मीद जोड़ी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।